किसान भाइयों नमस्कार। ये मेरे साथ शाहरुख पटेल जी हैं, वो उज्जैन से आए हैं और दो चार बार मेरा वीडियो देखने के बाद इनको लगा कि खेती में जीवामृत एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो जीवामृत लेने आए हैं। बेसिकली जीवामृत में हम लोगों ने करीब करीब इस चैनल में ये मानिए कि 100 से ज़्यादा वीडियो पड़ी होंगी। विषय एक ऐसा है कि इसमें कन्फ्यूजन रह जाते हैं, हालांकि मैं प्रयास करता हूं कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, लेकिन फिर भी रह जाते हैं। आज ये मित्र मैं बात कर रहा हूं प्राकृतिक खेती की, क्योंकि जो जीवामृत है ना, ये प्राकृतिक खेती उन किसानों के लिए जो प्राकृतिक खेती के बारे में सोचने लगे हैं। कौन सोचने लगा है? जिसको प्रकृति से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, या तो वो सोचने लगा है, या जो केमिकल डाल करके इतना ऊब चुका है कि उसको खेती अब लग रहा है जैसे घाटे का सौदा हो और वो फायदे में आना चाहता है। तो ऐसा किसान चाहता है मैं भी प्राकृतिक खेती शुरू करूं। मित्र, मैं अक्सर कहता हूं कि प्राकृतिक खेती एक बहुत बड़ा विचार है और प्राकृतिक खेती करनी ही चाहिए, और करते ही थे। आज के 70 साल पहले हमारे देश के किसान प्राकृतिक खेती ही करते थे, लेकिन अब हम रासायनिक खेती करते हैं और मैकेनाइज्ड फार्मिंग करते हैं। खेती का मतलब है जीवन। कृषि के जीवन के मूल में खेती है। अगर खेती नहीं है तो जीवन नहीं है, और खेती का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो जीवन बहुत अच्छा है। खेती का कॉन्सेप्ट अगर बिगड़ गया तो जीवन में भी बिगाड़ शुरू हो जाएगा। अब ये मैकेनाइज्ड फार्मिंग और रासायनिक खेती जो है ना, ये कॉन्सेप्ट बिगड़ चुका। यहाँ तो हर व्यक्ति पैसा कमाने की नीयत से आगे बढ़ रहा है। किसानों के जो मददगार हैं वो भी सोचते हैं कि किसान को कुछ ऐसी टेक्निक बता दें कि किसान को लगे कि हाँ, इस टेक्निक को अपनाने से हमें फ़ायदा होगा, तो हमारा ये इनपुट इतने करोड़ का बिक जाएगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। किसान को भी यही लगता है कि अभी हमारी ज़मीन में 10 कुंटल यील्ड होती है, और हमने सोशल मीडिया में सुना है कि ये इनपुट डालने से, ये टेक्निक अपनाने से उत्पादन बढ़ जाता है। तो वो भी बेचारा मरता क्या न करता, वो भी लालच में फंस करके उस टेक्नोलॉजी की तरफ दौड़ जाता है। ये युग एक प्रकार से ऐसे मानो कि सबको धन चाहिए, जीवन नहीं चाहिए किसी को। हर व्यक्ति, मतलब नीचे से कि ऊपर तक, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, हर व्यक्ति करोड़पति, अरबपति, लखपति बनने की जुगाड़ में लगा है, और वही जुगाड़ हम सबको तकलीफ दे रही है। मित्र, मैं कहता हूँ प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति के वैभव को सजाना। जब हम खेती करते हैं तो खेती के 3 विषय हैं। सबसे पहला है कि जमीन, आप कपास की खेती करें, गन्ने की करें, सब्जी की करें, उद्यान की करें, कोई भी फसल बोएंगे, कहाँ बोएंगे? जमीन, धरती की कोख पर बीज बोएंगे। अब धरती की कोख अगर अच्छी है तो फसल अच्छी होनी है। दूसरा है जलवायु। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, आपकी क्लाइमेट अगर वो फसल के लिए सुटेबल है तो फसल अच्छी होगी। आज लोग किसी क्लाइमेट का फसल किसी क्लाइमेट के लिए प्रमोट करने लगे हैं, तो वो फिर रिस्पांस नहीं देती, उसमें बहुत लागत आती है। तीसरी चीज़ है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। लेकिन खेती के ये 3 सूत्र हैं, जमीन अच्छी हो, जलवायु अच्छी हो और बायोडाइवर्सिटी रिच हो। आपको खेती में कहीं नहीं जाना, खेती तो अपने आप हो जाएगी। केवल जमीन एक बार जोत दो, बीजा फेंक दो, न खाद डालना, न पेस्टिसाइड डालना, न पानी लगाना, अगर 3 चीज़ें सही हैं तो। लेकिन अब मैंने सॉइल की फर्टिलिटी खराब कर डाली। ह्यूमस होना चाहिए 1%, बचा 0.3%। भूगर्भ जल स्तर मेरा इतना नीचे चला गया कि होना चाहिए 40-50 फुट पर, चला गया 250-300 फुट पर। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बीडी साइड डाल करके ग्रासेस को भी मार रहे हैं, खेतों की मेड़ों के पेड़ भी काट लिए, चिड़िया भी गायब, तितली भी गायब, मधुमक्खी भी गायब, केंचुआ भी गायब, मेंढक भी गायब।
प्रॉब्लम तो आएंगी मित्र, तो इन सब प्रॉब्लम को हमें सही करना है। तो पहला उपाय होता है कि जमीन, ठीक है ना, सॉइल की, जब मिट्टी कहते हैं ना, मिट्टी, ये जमीन को माँ भी कह देते हैं, और जमीन जिंदा है, जिंदा है क्योंकि इसमें कुछ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं। यानी जमीन नंगी नहीं है, जमीन निर्जीव नहीं है, इस जमीन में बहुत बड़ा जीवन है। जमीन के ऊपर जो हमको जीवन दिखता है ना, वो छोटा है, जो जमीन का जीवन है वो बहुत बड़ा है। जैसे सबसे बड़ा जीवन समुद्र का है, समुद्र के बाद जमीन का है, फिर एयर का है। जमीन के ऊपर कितने लोग रहते हैं, आप आंखों से देखिए जरा, समुद्र के अंदर कितना जीव रहता है, और धरती के अंदर। तो फर्स्ट नंबर पर समुद्र के अंदर जीवन है, दूसरे नंबर पर धरती में जीवन है, तीसरे नंबर पर वो जीवन है जो हमको आंखों से दिखता है। जब जमीन में हम पेस्टिसाइड डालेंगे तो जमीन का जीवन मरेगा कि नहीं मरेगा? मर गया। तो जीवामृत की जो बात है, ये सज्जन हमसे उज्जैन से जीवामृत लेने आए हैं। अब मैं चाहूँ, अब मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ, क्योंकि देश के किसान बहुत सारे लोग जो हमको सुनते हैं या जो प्राकृतिक खेती में लौटना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो इस विषय को ज़रा ठीक से समझ ले। अन्यथा मैं ये भी कर सकता हूँ, ये जीवामृत लेने आए थे, इनका ये 5 लीटर की कैनिया लाया, मैं इनको जीवामृत भर देता, कह देता जाओ। लेकिन नहीं, ऑब्जेक्ट क्या है कि ये जो सज्जन हैं ये जीवामृत ले जाएं, इस विषय में इतने पारंगत हो जाएं कि उज्जैन में ये जीवामृत बांटें। क्योंकि उज्जैन में मान लो 500 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग अगर जीवामृत यहाँ लेने आएंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो लोग, जब उज्जैन के बहुत सारे लोग आना चाहेंगे तो मैं कह दूंगा भाई आपके उज्जैन में फला जगह शाहरुख पटेल रहते हैं, उनसे ले लो, तो शाहरुख पटेल दे देंगे, और शाहरुख पटेल समझा भी देंगे, ठीक है ना। तो ये जीवामृत है आपके सामने, ये बस इसको लोग लेने आते हैं। और मैं क्या कहता हूँ, बहुत बार कहता हूँ, बहुत दूर दराज कर्नाटका के, केरल के, आसाम के लोग कहते हैं सचान साहब आपके यहाँ मैं बहुत दूर है, नहीं आ सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ आप जंगल चले जाइए, और जंगल में जहाँ जिन पेड़ों के नीचे बहुत सारा बायोमास पड़ा हो, छाया भी होगी, पेड़ होगा तो छाया भी होगी, और पेड़ के नीचे ढेर सारा बायोमास पड़ा है, उस बायोमास को हटाएंगे तो आज भी वहाँ मिट्टी में नमी निकलेगी। मिट्टी में बायोमास हटाने के बाद सरफेस पर 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, बस जो हाथ से बटोर ली जाए मिट्टी, बस वही मिट्टी की जरूरत है हमको। या तो जो पेस्टिसाइड डाले करके मैंने जमीन के जीवाणु मारे हैं ना, वो किसको पता है कि कितने प्रकार के जीवाणु मारे हैं। आज तक जमीन में कितना जीवन है किसी को नहीं पता। 1987 में केवल ये देश का पूरा माइक्रोबायोलॉजी का जो विज्ञान है वो केवल राइजोबियम नाम के जीवाणु को जानता था। आज 27 जीवाणु हैं, तो क्या नहीं थे तब भी थे, लेकिन हम नहीं जानते थे, आज हम जान गए। आज जब हम 27 को जान गए तो क्या 27 ही है? हो सकता है 2700 हो सकता है 27,000 हो, कुल मिलाकर के पता किसी को नहीं कितने प्रकार के। तो मैं क्या कहता हूँ कि जंगल में वो सारे प्रकार के माइक्रोब्स हैं जो होने चाहिए सॉइल में। क्योंकि मैंने जब इसमें ऐसे पेस्टिसाइड खतरनाक डाले, दीमक को मारने के लिए, निमेटोड्स को मारने के लिए, व्हाइट ग्रब को मारने के लिए, तो ये सब मर गए। अब मैं निरंजन जी से कहूँगा जरा बायोमास दिखा दें। देखो क्या है, जमीन में एक बायोमास होता है, ये बायोमास पड़ा है आपके सामने। धरती का भोजन क्या है? ये कार्बनिक पदार्थ है। इसको बायोमास जब मैं कहता हूँ, ये कार्बनिक पदार्थ है। इससे जब ये बरसात आएगी ना और नमी प्राप्त करेगा, जब ये नमी में 2 महीने तक नम रहेगा तो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। ब्लैक कलर के होने का मतलब अब एक कार्बन में कन्वर्ट होने लगा। जब कंटिन्यू भीगा रहेगा ना तो ये कार्बन में कन्वर्ट होने लगेगा। अब जब कार्बन में कन्वर्ट होने लगेगा तो यही पदार्थ है जो फसलों का भोजन बनेगा या सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा। आज इस पदार्थ पर देश का
60% किसान हार्वेस्टर से कटवाता है फसल और आग लगा देता है या इसको बेच देता है। इंडस्ट्री आजकल फसलों के अवशेष को खरीद रही है, कोई भट्ठे में जला रहा है, कोई इंडस्ट्री में जला रहा है। लालच में आकर के किसान बेच देता है 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए क्विंटल में। ये कार्बनिक पदार्थ अगर सॉइल में नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ये हो, और उसके बाद ये जो मैंने बोला जीवामृत के जीवाणु, जंगल की मिट्टी के ये जीवाणु, ये लिक्विड फार्म में है। जब आप मिट्टी लाएंगे तो मिट्टी में नमी होती है, तो ये सॉलिड फार्म में रहते हैं। ये इसको हम जीवामृत कहते हैं। और जब ये गोबर में मिला देते हैं, मतलब सूखे हुए 1 कुंटल गोबर में 20 लीटर ये मिला देते हैं, तो उसको हम घन जीवामृत कहते हैं। और 1 लीटर ये लिया, 10 लीटर पानी लिया और मिलाया, इससे सीड ट्रीटमेंट कर दिया, तो इसको हम बीजामृत कहते हैं। सरल सी कहानी। फाइनली क्या है कि हमको बेनिफिशियल माइक्रोब्स को जमीन में इनोकुलेट करना है। सीड के माध्यम से करें, लिक्विड के माध्यम से करें, घन जीवामृत के माध्यम से करें। ऑब्जेक्ट था कि सॉइल की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है ना, उनको हम कैसे ठीक करें, ठीक है ना। तो ये हमारा जीवामृत की प्राकृतिक खेती की कहानी है। प्राकृतिक खेती हर इंसान को करनी पड़ेगी। जो खेती करता है वो तो करेगा। जो खेती नहीं करता उसको भी इस विषय में सोचना पड़ेगा। कारण कि अगर पढ़ी लिखी आज की तारीख में करीब 40% लोग खेती नहीं करते। कारपोरेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, शहरों में रहते हैं। अब कोई खेती न करने वाला व्यक्ति सोचे कि इससे हमारा क्या लेना देना। लेना देना है मित्र तुम्हारा भी। क्यों? किसान अगर गलत विधि से कोई चीज उगाएगा ना और वो आप तक आएगी तो उसमें जहर आएगा। आपको दूध नकली मिलेगा, घी नकली मिलेगा, पनीर नकली मिलेगा, चावल में पॉलिश मिलेगी, दालों में पॉलिश मिलेगी। और कोई भी खाद्य पदार्थ किसान सब्जियां उगाएगा, उसमें 70-80 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का केमिकल डालेगा, वो भी आपको खाने को मिलेगा। फलों में केमिकल पड़ेगा, वो भी आपको मिलेगा। तो मिलना तो है। इसलिए बुद्धिजीवी जो खेती नहीं करते, उनकी भी ड्यूटी है कि इस बात को आगे प्रमोट करें कि देश का किसान कैसे प्राकृतिक खेती करे। अब बेटा तेरे प्रश्न थे कुछ। सर जैसे जीवामृत का आपने शुरुआत में बताया कि इस चैनल में कई सारे जीवामृत के वीडियो बनाए गए हैं और उन पे काफ़ी मतलब विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। बट सर किसान अभी भी मतलब कुछ प्रश्नों को लेकर के उनमें कंफ्यूजन है, मतलब उनको डाउट होता है कि हम क्या करें क्या ना करें। तो मैं उनके कुछ प्रश्न लेकर के आई हूँ और मैं आपसे उत्तर चाहूँगी। सर जो हम जीवामृत बनाते हैं तो पहला तो आपने बता ही दिया है कि हमें जंगल की मिट्टी का ही प्रयोग करना है या फिर ऐसे किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी का प्रयोग करना है जो वृक्षधार हो, घना हो और जहाँ पे केमिकल का प्रयोग ना होता हो। सर दूसरा प्रश्न बार बार किसानों का आता है कि क्या हमें जीवामृत में चीनी का प्रयोग करना है या फिर गुड़ का प्रयोग करना है। तुमने तो अभी छोटा प्रश्न पूछा। प्रश्न हमसे भी लोग पूछते हैं कि चीनी डालें कि गुड़, क्या बेहतर है। तो हमने कहा चीनी डालो। किसानों का मानना एक गलतफहमी है कि साहब चीनी तो केमिकल है, इसका प्रोसेस जब होता है चीनी बनने में तो इसमें सल्फर का प्रयोग होता है। गुड़ ऑर्गेनिक है। हम गुड़ को ऑर्गेनिक मानते हैं, चीनी को इनऑर्गेनिक मानते हैं। बेसिकली क्या है मित्र, नो डाउट चीनी की सफाई में हम सल्फर का यूज करते हैं। लेकिन जब हम जीवामृत बनाने, देखिए चीनी अगर मैं खाता हूँ, मेरा एक छोटा सा शरीर है, इसके अंदर जो है ना 2.5-3 मतलब मुश्किल से आधा स्क्वायर फुट, आधा घन फुट का एरिया है। और अगर मैं 100 ग्राम चीनी खाता हूँ तो इसके लिए डेंजरस है। यहाँ केमिकल हुआ। इतना बड़ा ड्रम है। चीनी में सल्फर की मात्रा कितना ppm है? 8-10 ppm है। सल्फर तो हमारे खेत को भी ऑलरेडी चाहिए। 20 ppm सल्फर जमीन में होना चाहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड़ भी आजकल हाइड्रो डाल के बना रहे हैं। हाइड्रो भी एक केमिकल है। लेकिन चीनी डाल दो या गुड़ डाल दो, एक ही चीज है, इसको शुगर चाहिए, ठीक है ना। दूसरा एक प्रश्न तुमने नहीं, लोग कहते हैं कि क्या आटा और बेसन का हाँ कि रहता है, आटा डालें कि बेसन डालें। मैंने कहा आटा डालो जो आप खाते हो। बोले नहीं साहब, किसी ने बताया इसमें प्रोटीन वाला आटा डालना चाहिए।
तो प्रोटीन वाला आटा कितना डालते हो देखना आप, जिस जीवामृत की बात करते हो ना, 1 किलो बेसन 1 किलो गुड़, 1 किलो आटे में जब गेहूं का आटा है तो 9% प्रोटीन है, और जब हम बेसन डालते हैं 1 किलो तो उसमें 28% प्रोटीन है। यानी कि 9% और 28%। जब हम उसकी उसमें ग्राम में नापते हैं तो 900 मतलब 90 ग्राम, 1 किलो आटे में 90 ग्राम प्रोटीन है और बेसन में 280 ग्राम प्रोटीन है। ये जीवामृत तो 1 एकड़ जमीन की बात करता है, इसमें तो ढेर सारे माइक्रोब्स हैं। ये हमने जो 170 ग्राम प्रोटीन ज़्यादा देके कौन सा हमने कमाल कर दिया। बेसिकली बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को यहाँ चाहिए नैनो पार्टिकल्स। तो चीनी और गुड़ घुल जाता है पानी में तो वो तुरंत एब्जॉर्ब करता है माइक्रोब्स। आटा डालें या बेसन डालें तो उसको टूटने में, उसको नैनो फार्म में कन्वर्ट होने में 25, 30, 40 दिन तक लग जाते हैं, तब तक वो किसी काम का नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि गरीब किसान, जैसे किसी लंबे समय तक बनाना है तो वो आधा गुड़ डाले, आधा आटा डाले। अगर जैसे ये सज्जन आए, अब ये इनको 10 एकड़ जमीन के लिए बनाना है, 5 लीटर हमसे ले जाएंगे और इनको अभी सोयाबीन बोना है एग्जैक्ट 2 महीने बाद। अब अगर ये आटा डालेंगे तो इनका 2 महीने में बनेगा ही नहीं, क्योंकि आटा तो 35 दिन के बाद किसी काम का आएगा। तो इनसे मैं क्या कहूँगा, तुम केवल चीनी डाल दो या गुड़ डाल दो। अब इनके साथ अगर मैं इनको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा होता तो लोग कहते कि सचान साहब एक बार आपने आटा भी बताया था, इनको आपने केवल चीनी बताई। तो समझना मित्र, परिस्थितियां कैसी हैं, किस व्यक्ति को हम सलाह दे रहे हैं, उसको कब बोना है, कैसे बोना है, कितने दिन में तैयार करना है। वो तो आटे की बात में सामान्य परिस्थितियों बताए कि जब 2 महीने में तैयार करना है, 2.5 महीने में तैयार करना है, पहले से आप अवेयर हैं तो आप इसमें आधी चीनी, आधा आटा, आधा गुड़, आधा आटा डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो फिर आप चीनी या आटा गुड़ ही दें। सर, किसानों का एक प्रश्न ये भी आता है कि जो हम ये जीवामृत बना रहे हैं, क्या हमें ये 200 लीटर का ही जीवामृत बनाना है या हमें खेत के अकॉर्डिंग जीवामृत बनाना है? मैं बोलता हूं कि 20 लीटर जीवामृत 1 एकड़ खेत के लिए होता है। तो जब 200 लीटर की बात करता हूं तो जाहिर सी बात है कि मैं 9-10 एकड़ वाले किसान को बोल रहा हूं। अब किसी किसान के पास 4 एकड़ जमीन है तो 200 लीटर क्यों बनाएगा? ड्रम 200 लीटर का ही लेगा, लेकिन वो 100 लीटर बनाएगा। अब जैसे ये सज्जन हमसे 5 लीटर ले जाएंगे और जिसको 100 लीटर ही बनाना है, 5 एकड़ 4 एकड़ जमीन है, तो हमसे 2 लीटर 2.5 लीटर ले जाएगा। मैंने कहा कि 200 लीटर के जीवामृत के बनने में टोटल 28 किलो भोजन देना है, अप्रोक्सीमेट, कोई नाप नहीं है, 30 हो सकता है, 32 हो सकता है। 28 किलो चीनी, 28 किलो गुड़ या 14 किलो गुड़, 14 किलो आटा, 14 किलो चीनी, 14 किलो आटा, टोटल 28 किलो। अब 5 एकड़ का किसान तो 100 लीटर बनाएगा तो 28 भूल जाएगा, वो 14 किलो। अगर वो इस चीज को 2 महीने में ही बनाना चाहता है, मतलब जिस समय बनाना स्टार्ट कर रहा है ठीक 2 महीने के बाद उसकी क्रॉप बोई जाने वाली है, तो उस हिसाब से प्लान करेगा तो वो 14 का 14 किलो एक बार में ही डाल सकता है। रोजाना डंडे से हिलाता रहेगा, 2 महीने में बन जाएगा। कोई किसान को 3 महीने बाद क्रॉप लेनी है तो वो पूरा 14 किलो पहले नहीं डालेगा, 14 किलो की मात्रा को 5 किलो 5 किलो 5 किलो, यानी हर महीना 5 किलो डालेगा। तो ये फीडिंग का तो सीधी सीधा नियम है ना, कि जैसे एक को थोड़ी कह सकते हैं कि हर आदमी को 4-4 रोटी परोसना है। आदमी का वजन देखो, ठीक है ना, उसको भूख कितनी लगती है, वो सारी चीजें। तो ये तो एक कॉमन सी बात है, कुछ अपना भी दिमाग लगाना है। सर, प्रश्न एक ये भी आता है, कुछ ऐसे किसान हैं जो थोड़ा जागरूक हैं तो जीवामृत बना रहे हैं। जैसे कुछ किसानों का प्रश्न आता है कि हम 5-6 साल से जीवामृत बना करके अपने खेत में प्रयोग कर रहे हैं और उन्होंने देखा कि स्टार्टिंग में उन्हें उनका खेत में उत्पादन बढ़ता हुआ दिखा, बट लगातार प्रयोग करने के बाद अब उत्पादन घटता हुआ दिख रहा है। तो सर, इसका क्या रीज़न है? मित्र, मैंने बोला देखो, एक सॉइल में कहानी है कार्बन की। आपने CN रेशियो पढ़ा होगा।
CN रेशियो 10:1 होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं मेरे खेत का CN रेशियो साहब परफेक्ट है। हमने कैसे बोले 10:1 है। किस लैब में जांच कराया आपने? तो फिर मैं बता दूंगा। CN रेशियो का मतलब ये है कि कार्बन जितना भी है उसका 10% हिस्सा न्यूट्रिशन में कन्वर्ट होता है। और कौन कन्वर्ट करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। अब अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सफिशिएंट क्वांटिटी में है तो मान लो 1 एकड़ ज़मीन में 10 कुंटल कार्बन या कार्बनिक पदार्थ है तो उससे 1 कुंटल एनर्जी निकालेंगे। कब? जब ये होंगे। अब अगर ये नहीं है तो 10 कुंटल कार्बन आपका पड़ा रहेगा लेकिन उससे न्यूट्रिशन नहीं निकलेगा, या जितनी संख्या में उस हिसाब से निकलेगा। तो आज की तारीख में CN रेशियो हो गया 26:1। अब किसान कहता है कि साहब मैं ये जीवामृत डाल रहा हूँ 3-4 साल से, पहले प्रॉफिट था, पहले लगता था जैसे कुछ अच्छा है, लेकिन अब बाद में चल के क्या हुआ कि अब गड़बड़ लगने लगा, यानी अब ईल्ड गिरने लगी। तो क्या हुआ था? 10 कुंटल कार्बन था और आपने जीवामृत डाला तो जीवाणु ज्यादा, चूंकि जीवाणुओं की संख्या मैंने जीवामृत डाल के ज्यादा कर दी। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार जब जीवाणु होते हैं तो 10:1 मतलब 10 हिस्सा कार्बन में से 1 हिस्सा ही न्यूट्रिशन निकलेगा। लेकिन अब जब मैंने बाई फोर्स जीवाणु ज़्यादा डाल दिए तो जीवाणु जब ज़्यादा जाएगा तो उस कार्बन में अपना भोजन बनाएगा। तो हो सकता है कि 10:2 यानी एनर्जी कार्बन में से ज़्यादा रिलीज हो गई। तो हमको पहले वो बहुत अच्छा लगा, हमने कहा जीवामृत तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ कार्बन तो बचा केवल 8 कुंटल, फिर आपने जीवामृत डाला, फिर कुछ खींच लिया, अब कार्बन बचा 6 कुंटल, फिर कार्बन बचा 4 कुंटल। जीवामृत के साथ जब तक हम कार्बनिक पदार्थ नहीं ऐड करेंगे तो पहले दूसरे साल में हो सकता है आपको अच्छा लगे और तीसरे साल से आपको खराब लगेगा। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि दही जमाना है तो दूध और जामन दोनों होना चाहिए। खेत को मजबूत बनाना है तो जीवाणु और कार्बन दोनों होने चाहिए। यहाँ क्या हुआ? जीवामृत के बारे में कहानी सुन ली और जीवामृत ले गए, जीवामृत बनाने लगे, जीवामृत डालने लगे और ना गोबर की खाद डालते हैं और बीट्स को वीडिसाइड से मार देते हैं, हरी खाद बोते नहीं हैं, कंपोस्ट कहीं खरीद के ला के डालते नहीं हैं। हमने तो सोचा कि बस जीवामृत मिल गया। नहीं मित्र, ये जीवाणु हैं, इनको भी भोजन चाहिए ना। तो ज़मीन में जब मैंने जीव पुनर्स्थापित कर दिए तो उनके लिए कार्बनिक पदार्थ की भी ज़रूरत होती है, तो इसलिए उत्पादन घटता है उनका। सर किसान का प्रश्न था, वो ये लिख रहे थे, उन्होंने कहा कि जैसे साहब हम मार्च में जीवामृत बना रहे हैं बट हमें इसका प्रयोग करना है जुलाई में, तो ये जो जीवामृत हम 200 लीटर का ड्रम बना करके तैयार कर रहे हैं ये 2 महीने में बन जाएगा, तो हमें जुलाई में इसका प्रयोग करना है। तो सर कैसे इस जीवामृत को जिंदा रखें और इसके प्रयोग में हमें क्या सावधानियां रखनी है उसके बारे में बताएं। देखो मित्र, विज्ञान के अनुसार ये जो जीवामृत मैं ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ से चूंकि लोग ले जाते हैं, ये जीवामृत अभी उतना गाढ़ा नहीं है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि इस जीवामृत में एक अंदाज में कि जीवामृत में कितना बैक्टीरिया होगा तो मैं कहूँगा 10 की रेशियो 6, 10 की पावर 6 होगा। होना कितना चाहिए? 10 की पावर 9। जब ये 2 महीने का हो जाएगा और 28 किलो भोजन मिल जाएगा, छाया में रखा रहेगा और हम हिलाते रहेंगे, तो ये 2 महीने में 10 की पावर 9 पहुंच जाएगा। अब मान लो आपने 10 मार्च को बनाया तो 10 मार्च से 10 अप्रैल, 10 अप्रैल से 10 मई, 10 मई को ये अगर विधि सही है आपकी, कल जीवामृत का कल्चर सही है, मिट्टी सही मिल गई और भोजन पर्याप्त दिया, तो ये 2 महीने में 10 की पावर 9 पहुंच जाएगा। अब कैसे पहुंचेगा? एक आम किसान कहे कि हमें कैसे पता? तो मैंने बोला डेली हिलाइए। अब ये देखना है कि ये 10 की पावर 9 हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको 5-6 दिन हिलाना बंद कर दीजिए। मान लो 50 दिन के बाद आपने हिलाना बंद कर दिया तो क्या देखेंगे कि इसमें मलाई जैसी जमने लगी। मत हिलाइए, उसको वॉच करिए। वो मलाई 1 सेंटीमीटर की, फिर 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 इंच की, 1.5 इंच की हो गई। बाप रे,
ये होगा, एक अच्छा सा मांस बन के आएगा। अगर ये मलाई जमने लगी तो मान लीजिए 10 की पावर 8 या 10 की पावर 9 तक पहुंच गया। अब जब ये 10 की पावर 9 पहुंच गया तो अब जानते हो इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती। 1 ग्राम पानी में 1 ml पानी में बैक्टीरिया की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी 10 की पावर 9 तक ही हो सकती है। अब हम सोचें इसमें और भोजन दे दें क्या साहब? कोई फायदा नहीं। फिर साहब इसको कैसे बचाएं? कोई फायदा नहीं, बचा पाएंगे। अब इसकी समथिंग कुछ मात्रा, जैसे अभी आपको 1 महीना और है, तो 1 महीना और है तो इसकी 1/3 मात्रा 1/4 मतलब 40% या 30% हिस्सा इसका फैला दीजिए। फैलाते समय ध्यान रखना कोई पेड़ ना हो, क्योंकि पेड़ के सूखने का अंदेशा, तो इसको नंगी जमीन में जहाँ कोई पेड़ वेड़ वनस्पति ना हो वहाँ डाल दीजिए। अगर कोई छोटा सा आर्चर्ड हो, सब्जी का छोटा सा इलाका हो, तो वहाँ यूज कर लीजिए और इस पर फिर पानी भर दीजिए। और मान लो मैंने 70 लीटर फैला दिया तो 100 किलो 200 किलो में दिया था 28 किलो भोजन, तो 70 में कितना देंगे? 9 तिया 27, 9 किलो। अब 9 किलो इकट्ठे मत देना, 9 किलो धीरे 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 करके दे, जब तक आपको यूज करना उस हिसाब से। चूंकि किसी भी, जैसे हम लोग एक कमरे में एक 20 लोगों के बैठने की या खड़े होने की जगह, तो उसमें 40 लोग भर देंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे, सफोकेशन होगा। ठीक इसी प्रकार इसका है। तो 2 महीने में तैयार होता है। अब जैसे मैंने कई वीडियो बनाए हैं जिसमें ये साइंस भी बताया कि कितना बनाना है और कितने दिन बाद बनाना है, तो उस हिसाब से बनाना है। अगर आपको मालूम था पहले से कि 3.5 महीने बाद यूज करना है, तो क्या करते कि भोजन जो हमने इसमें 28 किलो दे दिया ना, 2 मतलब 45 दिन में ही, तो 28 किलो भोजन को हम छोटे छोटे 4 टुकड़ों में बांटते और 20-20 दिन के डिफरेंस पर देते, तो ना माइक्रोब्स को इतना ज़्यादा भोजन मिलता, तो मल्टीप्लिकेशन रेट भी उसका थोड़ा धीमे धीमे होता। ठीक है ना सर? अंत में मैं ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जैसे बात आती है जीवामृत की, तो क्या बस जीवामृत बना करके प्रयोग कर लेने से ही प्राकृतिक खेती हो जाएगी? मैंने पहले बोला, इसमें देश के किसानों से फिर कहूँगा कि जीवामृत एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे दूध कहा गया, दूध एक कंप्लीट फूड है। अगर शुद्ध दूध मिलता है तो इंसान को दूध पीना चाहिए, और एक संपूर्ण आहार है जिसमें सारे प्रकार के मिनरल्स हैं, सारे प्रकार के विटामिन हैं और कई प्रकार की धातुएं भी हैं। लेकिन दूध पी करके आप सोचें रोटी ना खाएं, दूध पीने के बाद सोचें हमारी टाइम टेबल जगने की सोने की बिगड़ जाए, दूध पीने के बाद आप सोचें कि मैं दारू भी पीऊँगा, दूध के बाद आप सोचें मैं स्मैक भी पीऊँगा। बात समझ गए ना? तो ज़मीन को जीवामृत तो दिया, जीवामृत के बारे में सुना कि इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो हमारी ज़मीन को अच्छा बनाते हैं, तो जीवामृत तो दिया, एक काम बहुत अच्छा किया। लेकिन खेत की मेड़ के पेड़ काट दिए, खेत की मेड़े काट दी। अगेन साल में 10 बार आप 4 टन का ट्रैक्टर दौड़ाते हो। मैंने प्रारंभ में बोला कि प्रकृति के वैभव को सजाना है। प्रकृति के वैभव का मतलब पहला चीज है प्रकृति में धरती माता। धरती माता का वैभव कैसे समृद्धशाली बना रहेगा? तो बिना बारिश के पानी के, बिना वृक्ष के, और जब तक मैं हैवी ट्रैक्टर का प्रयोग नहीं कम करूँगा, क्योंकि बैल से तो खेती नहीं कर सकते। जो सज्जन बैल से खेती कर सकते हो तो बैल से खेती करें, और नहीं कर सकते हैं तो आप छोटा वाला मिनी ट्रैक्टर लाइए ना, जो हाथ से चलता है, ठीक है ना, जो 8 कुंटल वजन का होता है, नहीं 1 टन से भी कम का होता है। उससे धरती कॉम्पैक्ट नहीं होगी। भारी ट्रैक्टर तो सॉइल के स्ट्रक्चर को खराब कर देते हैं, ना फिर सॉइल के अंदर पानी के रहने की जगह है, ना हवा की जगह है, ना सूक्ष्म जीवाणुओं के रहने की जगह है। तो हमने जीवामृत डाल दिया खेत में और ट्रैक्टर से दबा रहा हूँ खेत को, तो जीवाणु कितना फंक्शन कर पाएंगे? इन बैक्टीरिया को, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी फंक्शन करने के लिए नमी की और एयर की जरूरत है अंदर। तो जो सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाएगी उसमें इसका रिजल्ट बहुत कमजोर दिखेगा, जो सॉइल कॉम्पैक्ट नहीं होगी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखेगा। तो हमको कुल मिला के ये प्रकृति
के वैभव को ठीक करना ही प्राकृतिक खेती है। जीवामृत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर खेत की वर्षा में खेत का पानी बह रहा है, मैंने अभी कार्बन की बात की, कार्बन ही है सबके पीछे का जो वो है हमारी खेती की खुशहाली का, खेती की समृद्धि का जो दारोमदार कार्बन पर है और जीवाणुओं पर है। बारिश में खेत की मेड़ नहीं है, थोड़ा सा स्लोप है तो कार्बन ही बहता है पहले। एक तरफ मैं कह रहा कार्बनिक पदार्थ बढ़ाओ, एक तरफ कार्बन बहा देते हैं। तो खेत की मेड़ बनाना, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाना और कार्बनिक पदार्थ डालना, फिर जीवामृत डालना। और कोई प्रश्न? नहीं सर। कहाँ से है?